अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक डिफरेंट है। ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये तो सब ने सुना होगा। असल में हो ये रहा है कि इस वक्त प्रोटीन की बेहद कमी वाक़ हो चुकी है मुल्क में। प्रोटीन डाइट अवेलेबल नहीं हो रही, ना जानवरों को और ना इंसानों को, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन का मेन सोर्स जो था वो था दालें और मुर्गी। अब दोनों की प्राइसेस इतनी हाई हो चुकी हैं कि ये अब आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल गया। अब इसका हल क्या है? हल सिर्फ ये है कि आपकी जो आपके नखरे हैं, इन नखरों को छोड़ना होगा। अब नखरेबाज लोग जो है वो या तो भूखे मर जाएंगे या फिर नखरे छोड़ देंगे। दोनों में से एक काम तो अब होने वाला है। वजह यह है कि हमारे पास जो पोल्ट्री पैदा होती है वो सारी इंपोर्ट बेस्ड है। उसकी खुराक इंपोर्टेड है। जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ती है, पोल्ट्री फीड महंगी हो जाती है, और जब पोल्ट्री फीड महंगी हो जाती है तो ज़ाहिर है मुर्गी का गोश्त महंगा हो जाता है, और जब मुर्गी का गोश्त महंगा हो जाता है तो गरीब आदमी पिस जाता है। तो अब क्योंकि सब्जियों की कीमत भी बहुत अप हो चुकी है, तो इसका हल क्या है? क्या हम महंगा गोश्त अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हम इसी तरीके से अपने बजट का बेशतर हिस्सा मुर्गी के खाने पे लगा देंगे? यानी मुर्गी खाने पे हमारा ज़्यादातर रकम मुर्गी पे लग जाएगी और बाकी जो बचेगा वो ऑयल पे लग जाएगी, और बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। अव्वल तो बचेगा ही नहीं, और अगर कुछ बचेगा तो फिर देखा जाएगा कपड़े लेने हैं या नहीं लेने। अब हालत ज़ार बिल्कुल तब्दील हो चुकी है पिछले 1-2 साल में। यानी पूरे की पूरा जो है कायनात ही पलट चुकी है। लेकिन अगर सोच समझ से काम लिया जाए और अवाम अपने नखरे छोड़ दे तो अभी भी हल मौजूद है। आज से कोई 4 साल पहले, 4 साढ़े 4 साल पहले मुझे वियतनाम जाने का इत्तेफाक हुआ, चांस मिला और मैं वहाँ गया। अब वियतनाम में सूरत ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने इसी तरीके से प्रोटीन की कमी को कैसे पूरा किया। उन्होंने वहाँ पे 12-12 खरगोश दे दिए अवाम को कि ये पालो। अब खरगोश एक ऐसी चीज़ है जो घास फूस खा के तो बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करता है। यानी ये गोश्त को ऐसे बढ़ाता है कि आप अगर एक पेयर रखें तो साल के एंड पे हो सकता है आपके पास 50 जानवर हों, क्योंकि हर महीने डेढ़ के बाद इसकी प्रोजनी आ जाती है, और यानी अगले बच्चे आ जाते हैं। फिर वो 1.5-2 महीने बाद वो बच्चा देना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से बड़ी तेज़ी से ये बढ़ता है। अब हमारी आवाम को जब कहा जाता है कि आप ये गोश्त खा लें तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, खरगोश का गोश्त नहीं खाएंगे हम। भाई शुतुरमुर्ग का खा लो, कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये हमने कभी खाया नहीं, हमारे बाप दादा ने कभी नहीं खाया, हम क्यों खाएं? तो हर चीज़ अपने बाप दादा पे लेके चले जाते हैं कि उन्होंने कभी नहीं खाया, हम क्यों खाएं? क्या गोश्त का खरगोश का गोश्त हराम है? और हालांकि काफ़ी टेस्टी गोश्त है। तो ये कैसे हो सकता है? और अमेरिका में ये बहुत महंगा है। चलें, हम अमेरिका में तो नहीं रहते, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। हमारी गोश्त की कमी, यहाँ पे जो प्रोटीन की कमी है, उसके लिए ये रैबिट फार्मिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। पहले नहीं थी लेकिन अब हो गई है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब इसमें एक रैबिट ऐसा भी है जो बहुत वजनी होता है, 7-8 किलो का होता है, और उसको हम कहते हैं अंगोरा रैबिट। अब ये जो अंगोरा रैबिट है, ये इसकी प्रोजनी भी उसी तरीके से बढ़ती है, लेकिन ये हमारे गर्म मुल्कों में, गर्म शहरों में, सॉरी गर्म मुल्कों में नहीं, गर्म शहरों में, यानी जैसे लाहौर और मुल्तान और ये इस एरिया में नहीं हो सकता। तो मुझे अक्सर लोग ये कहते थे कि जी आप जो भी काम करते हैं, जैसे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कराची में आपने बना दी, लाहौर में, फैसलाबाद में बना दी, भाई वो वजह ये थी कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और मछली गर्मी में पैदा होती है। लेकिन ये जो रैबिट है ये ठंडे इलाके का है। तो हमारे ये जो पिंडी से आगे का इलाका है, जैसे मरी है,
आप आगे चले जाएं एबटाबाद, मानसेरा और इस तरीके से कागान, नरान और स्कर्दू तक चले जाएं, तो वहाँ पे ये उन इलाकों की बेहतरीन पैदावार है। गोश्त क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन है इसलिए गर्म भी ज़्यादा है, तो उन लोगों की जो ज़रूरियात है उसको पूरा कर सकता है। तो हमें तो स्टेप वाइज चलना है। कुछ इलाकों की ज़रूरत के मुताबिक हम फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करवा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं जो जहाँ पे ये पोल्ट्री फार्मिंग नहीं हो सकती या मुमकिन नहीं है, जैसे पहाड़ों पे कि मुर्गी बाहर गई और अंडा पहाड़ के ऊपर दे आई, तो एक अंडे को उठाने तो कोई नहीं जाएगा, तो वहाँ पे ये मुश्किल है। और दूसरा वैसे भी जैसे ये ठंडियानी है या इधर उधर, तो वहाँ पे चीते और दूसरे जंगली जानवर, बिल्ले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मुर्गियों को हिफाजत से रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जो रैबिट है ये उन इलाकों में आसानी से रखा जा सकता है क्योंकि आसानी से ये पकड़ में नहीं आता। दूसरी बात ये है कि ये जो अंगोरा रैबिट है ये काफ़ी वजनी है और इसकी स्पीड आम खरगोश से ज़्यादा है, यानी ये जब जंप करता है तो 10 से 12 फुट तक जंप कर सकता है, तो बिल्ली और उसके अप्रोच में नहीं आता। और इसको खुराक डालने की कोई खातिर खा ज़रूरत नहीं है, यानी उन इलाकों में क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा है, घास खुद ब खुद उगती है और उस पे ये पाल सकता है। तो अब ये है कि जब चीज़ वाफर मिकदार में होती है किसी जगह पे, तो ये खुद ब खुद उस इलाके की डाइट बन जाती है। आप ये देखें कि जो मेरा इलाका था जहाँ पे मेरा जन्म हुआ वो था जंग, और उसके करीब करीब कौन से इलाके थे, मुल्तान, तोबा, फैसलाबाद, सरगोदा। तो यहाँ पे हम रोटी ज़्यादा खाते हैं क्योंकि गंदम वहाँ पैदा होती है। लेकिन नारोवाल और सियालकोट और ये जो इलाका है अपना गुजरांवाला, इन इलाकों में चावल ज़्यादा पैदा होता है, तो इनके घरों में ज़्यादातर चावल पकता है। यानी मैं एक दफ़ा एक साहब के यहाँ मेहमान ठहरा, तो उसने हफ्ते में मेरे ख्याल में 6 दिन मुझे चावल ही खिलाए। कभी बिरयानी बना के खिला रहा है, कभी पुलाव, डिफरेंट अंदाज में वो चावल ही मुझे खिला रहा था, और मैं चावल का आदी नहीं था, मैं रोटी खाने का आदी था। तो जैसे कराची में ज़्यादा लोग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, स्टूडेंट बिरयानी और फलां बिरयानी और ये बिरयानी, तो अब तो खैर एक साहब ने अचानक बिरयानी भी बना ली। खैर, तो ये जब रैबिट पैदा होगा, ज़्यादा पैदा होगा और अवेलेबल होगा गोश्त, तो फिर कभी ना कभी वो जायका चखेंगे और फिर उस इलाके में ये एक ट्रेंड बन जाएगा। और इस तरीके से हम बग़ैर कोई इंपोर्ट किए खुराक, प्रोटीन की कमी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अगर ना भी सोचे तो आपको सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को अपने चक्रों में जहाँ लगे हुए हैं, चाहे पिछली गवर्नमेंट थी चाहे ये गवर्नमेंट है, इनको लड़ने दें। इन्होंने हमारे बारे में सोचना नहीं है, तो हमें अपना सोल्यूशन खुद निकालना है। आप अगर मरी के इलाके में रखते हैं इसको, तो आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है इसको डालने की। इसको बस सुबह निकालना है और शाम को बंद करना है, या फिर ये है कि शुरू में लूसन और घास वास जो काट के वो आप इसको डाल दें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये यानी अपना रास्ता और अपने डरबे का इनकी पहचान हो जाएगी खुद ब खुद आके, तो वहाँ जैसे मुर्गी करती है। तो इस तरीके से ये आपको एक मुनाफा बख्श कारोबार बन सकता है। पहले मैंने इस पे तवज्जो इसलिए नहीं दी थी कि इसका गोश्त, मुर्गी सस्ती थी, कोई खाएगा नहीं, लेकिन अब क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुर्गी बहुत महंगी हो गई है और मुल्की हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि हम पोल्ट्री फीड के अज्जा मज़ीद इंपोर्ट कर सकें। $4.5 बिलियन की इंपोर्ट है आपके मुल्क की। जिस मुल्क की अवाम भूखी मर रही हो और मुर्गी $4.5 बिलियन खा रही हो, उस मुल्क का क्या बनेगा? तो हमें इस चीज़ से जान छुड़ानी है। तो आज की जो ये वीडियो है ये अक्लमंद लोगों के लिए है कि हमें इसको कैसे करना है। और अगर आप इस खरगोश के गोश्त का सूप बनाएं तो बहुत मज़ेदार बनता है। आप जो आजकल चाइनीज़ में खा रहे हैं, इनमें सूप जो ले रहे हैं, इनमें अक्सर तो बतख का गोश्त इस्तेमाल हो रहा होता है। तो वैसे अगर आपको बतख दी जाए तो मेरा ये ख्याल है कि आप कभी नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आपको खिला दिया जाए तो आप वाह वाह कर उठते हैं और बाद में आपको पता भी नहीं होता कि ये बतख का था। इसी तरीके से गोश्त भी जब आप खा लेंगे
تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو کھانا شروع کر دیں گے۔ جو لوگ شکار کے عادی ہیں، مختلف قسم کے پرندے شکار کر کے لاتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں، تو کیا عام بندہ ان کو کھاتا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ٹیسٹ ڈیولپ ہونے کی بات ہے اس کی۔ جب کیونکہ ہم نے ڈشیں تو بہت ایجاد کی ہیں، تو پاکستانیوں نے اور کیا کیا، تو مجھے یاد ہے کہ امن کی آشا ایک پروگرام چلا تھا، تو اس میں اس دن ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا، تو انٹرویو واگا بارڈر پہ وہ انہوں نے کیا، شاید کلدیپ نیر ان کا ایک صحافی ہے، تو اس پہ انہوں نے اس سے پوچھا، لائیو چل رہا تھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے لاہور میں کیا دیکھا، کیونکہ ہم نے ان کو ساری فوڈ اسٹریٹ کے دورے کروائے تھے اور ان کو کھلا کھلا کے، تو ان کو سمجھیں کہ گردن تک ان کے کھانے ہم نے بھرے ٹھونسے کہ جناب یہ دیکھیں ہماری فوڈ اسٹریٹ، یہ ڈش دیکھیں، یہ کھا کے دیکھیں، یہ کھا کے، بہت زیادہ یہ ہوا تھا۔ تو ان سے پوچھا کہ جی آپ نے لاہور میں کیا دیکھا، تو انہوں نے کہا جی جو ہم نے دیکھا وہ تو یہ ہے کہ آدھے کھا رہے ہیں اور آدھے پکا رہے ہیں، اور بات بھی ایسی ہے، یعنی کوئی اور کام نہیں ہے سوائے کھانے اور پکانے کے۔ ڈشیں بہت زیادہ ایجاد کی ہیں ہم نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ بیمار بھی ہو گئی ہے، ہارٹ پیشنٹ ہو گئی ہے، اور ان کی صحتیں دیکھیں توندے بڑی ہوئی ہیں، اور لگے پھر رہے ہیں۔ پھر بعد میں ڈاکٹروں کی موج بنتی ہے کہ جناب آپ دیکھیں کہ ہارٹ کے کتنے ہاسپٹل کھل رہے ہیں، ہمارے یہاں بیکری اور ہاسپٹل ہی تو زیادہ کھل رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ایک تو اس کا گوشت ہیلدی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو گوشت ہے یہ اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کو کولیسٹرول کا پرابلم، کیونکہ اس کا گوشت بھی وائٹ میں گنا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی ایک سوچ بچار کرنے والی ویڈیو ہے جس پہ آپ سوچیں، اور اس کا ہم ایک فارم سب سے پہلے، یعنی اس کا جو میں بنا رہا ہوں فارم، وہ اپنی جگہ پہ بنا رہا ہوں مری میں، اور کل میں مری جا رہا ہوں، اور اس کے جو ساری کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی، تو یہ ایک پہاڑ کے اوپر یہ میرا فارم ہاؤس ہے، تو وہاں پہ میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں، اور بعد میں اس کو بھی ایک انشاءاللہ زون کی شکل دیں گے کہ ہر بندہ اس میں اپنی پارٹیسپیشن کر سکے گا، اور ہمارے اس فارم ہاؤس پہ اگر ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر بھی پائے گا، اور تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے یہ جتنے بچے آئیں گے جو بھی ہوگا وہ سارا اس کا ہوگا۔ ہم اس کی ٹیک کیئر کریں گے، اس کی جو بیماریاں ہیں ان کی جو میڈیکیشن وغیرہ وہ کریں گے، جگہ پرووائڈ کریں گے، ان کی خوراک کا جو تھوڑا بہت بندوبست کرنا ہے، جیسے کہ گھاس واس کاٹ کے ان کو ڈالنی پڑتی ہے وہ کریں گے، اور جو آپ کا سال کے بعد آپ کا پروجنی بڑھے گی، یا آپ اپنا لے کے جانا چاہیں، یا جو جس ریٹ پہ بھی ہم نے بیچا وہ آپ کا ایمانداری سے آپ کے کھاتے میں ڈال دیں گے کہ آپ کے یہ پروفٹ آیا ہے۔ پہلے آپ کے 10 خرگوش تھے، اب یہ 100 ہو گئے ہیں، آپ بتائیں کہ ان کو بیچ دیں، یا آپ نے خود بیچنے ہیں، کھانے ہیں، یا کسی کو دینے ہیں، جو بھی ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا، لیکن ایک ابتدا ہم کر دیں گے۔ یہ ہمارا فارم ہاؤس جو ہے یہ نیو مری میں ہے، تو وہاں پہ ہم آپ لوگوں کو اگر آپ آنا چاہیں تو اگلے 2 دن میں وہیں پہ ہوں، تو آپ آ کے میرے سے مل بھی سکتے ہیں، جگہ کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں، اور اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔